108 साल हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़ी पुलेशाओं में, और 108 साल संघर्ष करने के बाद वोट का अधिकार मिला। ये तो हमको कौन पूछता था? SC, ST, OBC माइनॉरिटी को पूछता कौन था? कोई पूछता नहीं था, क्योंकि ये जो वोट का अधिकार बाबा साहब ने देकर हमें पूछ लगाई समझते हो? ईवीएम मशीन के बारे में ये जागरण अभियान चल रहा है, तो ये अभियान काश्मीर तक और गुजरात के जामनगर से असम और त्रिपुरा तक, टोटल हमारे देश में 36 स्टेट है। 36 में से 31 स्टेट, 31 स्टेट में ये कार्यक्रम चलने वाला है। 674 जिलों में ये कार्यक्रम चलने वाला है। टोटल 714 जिले हैं हमारे देश में, उसमें से 674 जिलों में चलेगा। जो 5 स्टेट है, आसाम और त्रिपुरा के बाद नागालैंड, मिजोरम, वो बहुत रिमोट एरिया है, जंगली एरिया है, और वहाँ शांति की भी थोड़ी समस्या है, लॉ एंड ऑर्डर की भी समस्या है। इस वजह से वहाँ हम नहीं जा पाएंगे। मगर जिस एरिया में हम लोग जा रहे हैं वो एरिया 98% जनसंख्या वाला एरिया है। जो 5 स्टेट है वो जनसंख्या ज़्यादा वाला एरिया नहीं है, 2% ही संख्या वहाँ पर। तो इस तरह से ये एक बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम है। इसके अलावा दूसरे श्रेणी के जो संगठन के हमारे नेतृत्व करता है, वो 6,500 तहसीलों में से 6,000 तहसीलों में एक कार्यक्रम चलाने वाले हैं। वो कार्यक्रम भी शुरू हो गया है। तो इस तरह से ये इतना विशाल कार्यक्रम सारे देश भर में चल रहा है। उसकी वजह ये है कि लगभग 48 साल लगाकर इस संगठन का नेटवर्क, संगठन का जाल सारे देश भर में फैलाया गया है। इतना विशाल संगठन बनाया गया है, और विशाल संगठन बनाने के बाद ये कार्यक्रम सारे देश भर में चल रहा है। तो इसी क्रम में आज मैनपुरी में ये कार्यक्रम आया है। उत्तर प्रदेश में 75-76 के लगभग जिले हैं, और अभी 45-46 के लगभग जिले समाप्त हो गए हैं, और आने वाले समय में जो बचे हुए जिले हैं वो जिले कवर करते हुए ये हमारा कार्यक्रम सारे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। अब ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम हम लोग क्यों चला रहे हैं ईवीएम मशीन का? तो ईवीएम मशीन का कार्यक्रम चलाने का जो बड़ा कारण है, वो कारण आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन के बारे में निर्णय दिया कि ईवीएम मशीन के माध्यम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। इसका मतलब है फ्री यानी भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो सकता, फेयर यानी निष्पक्ष नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी नहीं हो सकता। तीनों शब्दों को मिलाकर अगर एक शब्द बनाया जाए तो ईवीएम के द्वारा घोटाला करके चुनाव हो रहा है। अभी गोरखपुर का उदाहरण, आपके यूपी में गोरखपुर का उदाहरण दिया गया, जिसमें 1-1.5 लाख से ज़्यादा वोट जितना लोगों ने डाला उससे 1-1.5 लाख वोट ज़्यादा निकले।
हाँ? तो इससे पता चलता है कि ईवीएम मशीन में वो लोग चुनाव जीतने के लिए जो अतिरिक्त वोट चाहिए वो अपने हिसाब से ला रहे हैं। जितने वोट उनको चाहिए वो अपने हिसाब से वोट ला रहे हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट का 8 अक्टूबर 2013 का निर्णय है। इसका दूसरा मतलब भी ये होता है कि चुनाव आयोग ईवीएम मशीन के द्वारा ईमानदारी से चुनाव नहीं करवाता। अब ये निर्णय लगा 8 अक्टूबर 2013 को, अब चल रहा है 2023, 10 साल हो गए, आपको खबर ही नहीं। आपको इसकी खबर ही नहीं है कि आपके वोटों की चोरी हो रही है। आप जिसको चुनना चाहते हो चुनकर नहीं आता, आप जिसको चुनना नहीं चाहते वही चुनकर आता है। लोकतंत्र कहाँ है? लोकतंत्र की हत्या हो गई और आप लोगों को पता ही नहीं है। आप लोग सो रहे, आराम कर रहे, तो हमने सोचा आप लोगों को जगाया जाए। बहुत ज्यादा गहरी नींद से सो रहे भाई, इतनी गहरी नींद नहीं सोना चाहिए। तो इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय किसी अखबार वाले ने, किसी टीवी वाले ने खबर तक नहीं छापी और ये जरूरत नहीं समझे कि आपको बताया जाए, आपको जगाया जाए। तो हमने सोचा कि मीडिया वाले जो काम नहीं कर रहे हैं वो काम हमको करना चाहिए। तो एक मान लो एक अखबार जागरण आपके यहाँ निकलता है, अमर उजाला आपके यहाँ निकलता है, हिंदुस्तान आपके यहाँ निकलता है, तो लाखों लोग उसको पढ़ते हैं। तो हमारे लिए तो आप लोग लाखों हैं, यहाँ 50, 60, 100 लोग मान लेते हैं। हमारे लिए जो लाखों लोग हैं वो आप 100 लोग लाखों के बराबर हैं। क्यों? क्योंकि आपको जो जानकारी दी जा रही है वो जानकारी किसी के पास है नहीं, आपके पास है। आप लोगों को बता सकते हैं, आप लोगों को ये जानकारी बता सकते हैं कि ये निर्णय किसी और ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। गांव देहात के लोगों को तो ये भी समझ में नहीं आता कि सुप्रीम कोर्ट क्या है। सुप्रीम कोर्ट भारत के संविधान के द्वारा निर्माण की हुई सबसे बड़ी अदालत है, उसके ऊपर कोई अदालत नहीं है। अगर आपके मैनपुरी में कोई तहसील का मजिस्ट्रेट है, अगर वो कोई फैसला लेता है, जिला कोर्ट में वो फैसला बदल सकता है, मगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया हुआ फैसला बदल नहीं सकता, क्योंकि उसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं। ये बात जानना जरूरी है। और इतना बड़ा फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि आपके वोटों की चोरी हो रही। वोट का जो अधिकार है वो क्या है? 1848 से लेकर 1956 तक 108 साल हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़ी फुले शाह अम्बेडकर, और 108 साल संघर्ष करने के बाद वोट का अधिकार मिला। ये तो हमको कौन पूछता था? SC, ST, OBC माइनॉरिटी को पूछता कौन था? कोई पूछता नहीं था, क्योंकि ये जो वोट का अधिकार बाबा साहब ने देकर हमें पूछ लगाई समझते हैं? आप सोचते हो मेरे साले पूछ जानवर को होती है, इंसान को तो होती नहीं है। मगर जो पंडित आपको बिल्कुल कोई कीमत नहीं देता था, वो चुनाव में भी आता है। अरे भाई थोड़ा ध्यान रखना है? अब फला तारीख को चुनाव है, जरा ध्यान रखना। दोनों हाथ जोड़ के खड़ा होता है ना आपके पास में,
हाँ, ये वोट वाला मामला है तो आपको पूछ लगाए तो पूछ रहा है ना, है समझ। ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो दो हाथ जोड़कर जो पूछता ना पंडित जी, ये बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार देकर जो पूछ लगाई तो पंडित जी पूछ रहा है, ऐसे थोड़ी पूछ रहा है। और इस वजह से ये बड़ा अधिकार, छोटा अधिकार नहीं है वोट का अधिकार। इसमें दो अधिकार निहित है, एक राजा चुनने का और एक राजा बनने का, दो अधिकार। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और वोट का अधिकार मिला। जैसे वोट का अधिकार मिला, हमारे लोगों ने वोट का प्रयोग किया, जवाहरलाल को चुन लिया। तो चुनने का अधिकार है, बाबा साहब ने आपको वोट का अधिकार दिया तो आपने कहा हाँ, चुनने का अधिकार दिया तो आपने राजा जो है जवाहरलाल को चुन लिया, जवाहरलाल नेहरू को, फिर लाल बहादुर शास्त्री को चुन लिया, फिर इंदिरा गांधी को चुन लिया, फिर राजीव गांधी को चुन लिया, दूसरों को चुन लिया, काशीराम जी आए। कहा नहीं, वोट का अधिकार केवल राजा चुनने का अधिकार नहीं है। तो लोगों ने पूछा क्या है, राजा बनने का भी है। अच्छा, हम तो राजा चुनने का ही मानते थे और इसलिए जवाहरलाल को चुन लिए, चुनने का ही मानते थे ना, जवाहरलाल को चुन लिए। क्यों जवाहरलाल को क्यों चुना, काशीराम जी क्यों चुना? हम थोड़ी राजा बन सकते, उन लोगों का अधिकार है राजा बनने का। तो हमारे लोग उन लोगों को राजा चुनते रहे जो पहले से साले सर पर बैठे हुए हैं, हजारों साल से जो सर पर बैठे हुए हैं, उन्हीं लोगों से हमारे लोग जो है राजा चुनने का काम करते रहे। तो काशीराम जी ने आकर हमारे लोगों को पहली बार समझाया कि नहीं नहीं नहीं, केवल राजा चुनने का अधिकार नहीं है, राजा बनने का भी अधिकार है। तो काशीराम जी ने सबसे पहले मुलायम सिंह को राजा बनाया, याद है? कुछ लोगों को मालूम होगा, बुजुर्ग लोगों को, जवान लौंडे लोगों को तो मालूम। लौंडे समझते हो ना, ये आपके इलाके की भाषा है। हमारे इलाके में ऐसी भाषा नहीं बोली जाती है। तो मुलायम सिंह यादव को सबसे पहले काशीराम जी ने समर्थन देकर मुख्यमंत्री बनाकर राजा बनाया है। रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश का, मैं तो बाहरी आदमी हूँ, महाराष्ट्र का। फिर काशीराम जी ने मायावती को भी राजा बनाया। तब हमारे लोग आए, राजा भी बन सकते। पहले केवल चुनने का ही मानते थे, नहीं राजा चुनने का अधिकार है। काशीराम जी ने हमारे लोगों को समझाया कि राजा बनने का भी अधिकार है। और काशीराम जी जब तक जीवित रहे, जो प्रधानमंत्री पद के नाम होते थे दो चार, काशीराम जी का भी नाम लिया जाता था। बने नहीं बात अलग है, बन सकते हैं, ऐसा अखबार वाले लिखते थे। हाँ, ये भी बन सकते हैं। हमारा तो बनने में भी नाम, बन सकते में भी नाम नहीं आता बहुत लोगों का। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि वोट का अधिकार वो राजा चुनने का ही अधिकार नहीं है, राजा बनने का भी अधिकार है। तो छोटा मोटा अधिकार नहीं है। पहले राजा के घर में राजा पैदा होता था, रानी के घर में राजा पैदा होता था। अब रानी के पेट से अभी भी बच्चा पैदा होता है, राजा नहीं होता। पहले होता था, घर में ही पैदा होता था, रियलिटी है। अब भी पैदा होता है मगर बच्चा पैदा होता है। जैसे शेड्यूल कास्ट के घर में बच्चा पैदा होता है, वैसे रानी के घर में भी बच्चा पैदा होता है। बराबरी हो गया ना, सबको बराबरी कर दिया। तो इस तरह से ये वोट का अधिकार
कोई छोटा मोटा अधिकार नहीं है, ये एक बड़ा अधिकार है जो 108 साल का संघर्ष करने के बाद हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़कर अधिकार जीता है। काशीराम जी ये भी कहा करते थे कि हमारे जो लोग हैं वोट को बेच देते हैं, ये भी कहा करते थे। वो समझाते थे कि वोट बेचने की चीज नहीं है। जैसे आप अपने लड़की की शादी करते हो तो 10 गांव में जाकर ढूंढते हो कि लड़की के लिए बेहतर दूल्हा कौन सा होगा, लड़का कौन सा ठीक होगा। माँ बाप ढूंढते कि नहीं ढूंढते कि अच्छा लड़का कैसे हो अपने लड़की के लिए। उसी तरह से अच्छा विधायक कौन हो सकता है, अच्छा सांसद कौन हो सकता है, उसको ढूंढ कर ही वोट देना चाहिए, वोट बेचना नहीं चाहिए। यदि आप वोट बेचने का काम करते हो तो अपने माँ बहन की इज्जत बेचने का काम करते हो, ये भी काशीराम जी कहा। तो वोट का अधिकार कोई सामान्य अधिकार नहीं है, राजा बनने का अधिकार है, राजा चुनने का अधिकार है। ये अधिकार जब काशीराम जी ने DS4 नाम का संगठन बनाया, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, तो हरियाणा में चुनाव लड़ा 84 की बात, 81 की बात। मैं उसको प्रचार में था तो वो 43 साल की बात, मैं उस प्रचार में था 81 में, आज से 43 साल की बात है। मैं हरियाणा में प्रचार में गया था 43 साल। तो आप अंदाजा लगा सकते हो इस हिसाब से कि उस समय से हम लोग काम में लगे हुए। उसके पहले 5-6 साल से मैं इस संगठन में काम कर रहा था। तो मैं ये जानता हूँ, मैंने शुरू से जानता हूँ। उन्होंने नारा लगाया था काशीराम जी ने, वोट हमारा और राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं। जब ये नारा लगा तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस के लोगों ने सोचा ये तो नारा जो काशीराम जी लगा रहे हैं, ये नारा तो ऐसा नारा है कि गांव के आदमी को भी समझ में आ जाएगा। वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जब वोट हमारा है तो राज भी हमारा ही होना चाहिए। तो ये स्लोगन जब लगाया काशीराम जी ने तो कांग्रेस को लगा सारी सरकार चली जाएगी हमारी, तो सरकार नहीं जानी चाहिए। तो वोटों की चोरी करवाने वाली मशीन की व्यवस्था करने के लिए इंदिरा गांधी ने अभिषेक मनु सिंघवी को यूरोप में जाकर अध्ययन करने के लिए कहा कि जाओ। यूरोप वालों ने ईवीएम पर पाबंदी लगाई कि ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, पाबंदी लगाई, यूरोप ने पाबंदी लगाई। इंदिरा गांधी को मालूम हो गया कि ईवीएम पर पाबंदी लगाई, तो इंदिरा गांधी ने कहा कि यूरोप वालों ने पाबंदी लगाई तो अपने फायदे की हो सकती, गैर कानूनी है इसलिए यूरोप वाले ने पाबंदी लगाई। यही मशीन साली हमारे काम में आ सकती। जो मशीन पर यूरोप में पाबंदी लगाई, इंदिरा गांधी ने उसका स्टडी करने के लिए अभिषेक मनु सिंघवी जो सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है उसको भेजा। उसने रिपोर्ट दिया यहाँ चोरी करवा के राज अपना कायम कर सकते। ईवीएम मशीन लाई गई, प्लानिंग के तहत लाई गई। मालूम था पहले से कि ईवीएम से चोरी करवा के चुनाव जीता जा सकता है। तो 2004 में कांग्रेस ने चुनाव जीता ईवीएम मशीन के द्वारा। 2009 में ईवीएम मशीन के द्वारा कांग्रेस ने चुनाव जीता और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी इसके सारे भ्रष्टाचार के सबूत लेकर गए सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को निर्णय दिया ईवीएम मशीन से ईमानदारी से चुनाव नहीं हो सकता। क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, देश में लोगों का विद्रोह हो सकता है, इसलिए मीडिया वालों ने इस खबर को नहीं छापा और मीडिया वालों ने देशद्रोह का काम किया।
तो ये खबर जो आप लोगों से छुपाई गई, ये खबर आपको बताने के लिए कि आपके वोटों की चोरी हो रही है। तो लोकतंत्र की हत्या वोट के चोरी करके की जाती है। जिसको आप राजा बनाना चाहते हो, बनने नहीं देना चाहते, जिसको आप नहीं बनाना चाहते हैं उसको ही वो बनाना चाहते हैं। ये षड्यंत्र विफल करने के लिए, आपको जागृत करने के लिए, बताने के लिए ये अभियान, ये राष्ट्रीय स्तर का अभियान चलाया जा रहा है। इसी के लिए हम लोग सारे देश भर में घूम रहे हैं। तो इस मौके पर मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि इस अभियान में, आंदोलन में आप लोग साथ सहयोग करें। आशा है आप साथ सहयोग करेंगे, क्योंकि ये कोई घोषित बड़ा कार्यक्रम नहीं था। आपको कुछ जानकारी देना था कि आप लोगों ने यहाँ स्वागत किया। इसके लिए मैं एक बार और धन्यवाद देकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद।